हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर। उसमें हमारी यूनिट 3 चल रही थी और यूनिट 3 का हमारा चैप्टर 2 चल रहा था। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हमने दो टॉपिक्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, डायबिटीज़ मिलिटस एंड थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, तभी आप लोग को आगे फर्दरली समझ में आता जाएगा। तो आज की वीडियो में जो हम अपने टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट 3 का चैप्टर 2 होगा वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह चाहिए होंगे आप लोग को, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग सभी वीडियो लेक्चर्स के नोट्स को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी वीडियो लेक्चर्स को अगर आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन, इसी के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसकी ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने इस टॉपिक के बारे में, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स के बारे में, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। ठीक है, तो इन दोनों में जो हमारे सेक्स हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर इनमें किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस होता है या फिर इन सेक्स हार्मोन्स में अगर किसी भी टाइप का डिसऑर्डर्स आ जाता है, डिस्टर्बेंस होता है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसी को यहाँ पर हम डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल के टर्म में समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन जिसको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं, दूसरा होता है एस्ट्रोजन एंड थर्ड होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये 3 टाइप के जो मतलब कि हार्मोन्स होते हैं, एक हमारा यहाँ पे मतलब मेल में प्रेजेंट होता है और 2 हमारे यहाँ पे फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे मतलब कि यहाँ जो हार्मोन है इनका जो लेवल होता है मेल एंड फीमेल में वो थोड़ा सा मतलब डिफ़र करता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन मेल्स में ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो ओवरीज में मतलब कि जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन वाला जो हार्मोन होता है उसका लेवल हाई होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो सेक्स हार्मोन्स आर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय गोनैड्स, यानी कि ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि गोनैड्स के थ्रू रिलीज होते हैं। ठीक है, टेस्टिस में मेल्स में होते हैं और ओवरीज फीमेल्स में होते हैं। ठीक है, इन आवर बॉडी, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग प्यूबर्टी, रिप्रोडक्शन, बर्थ एंड लैक्टेशन। तो वैसे तो यहाँ पे जैसे कि इनका सेक्स हार्मोन नाम है तो बेसिकली ये सेक्सुअल चीज़ों में ये ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन अदर चीज़ों में भी हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ये प्यूबर्टी, रिप्रोडक्शन, बर्थ एंड लैक्टेशन में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन सारी चीज़ों को भी ये मतलब इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, बाकी सेक्स हार्मोन दैट इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एंजिस्ट्रोन इन फीमेल, यानी कि जो मेन हार्मोन होता है मेल्स में वो होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड जो मेन हार्मोन होता है फीमेल्स में वो होता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन भी होता है लेकिन एस्ट्रोजन हमारा मेन होता है, जो कि हमारे मतलब इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है फीमेल्स में। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है मेल्स में। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। ठीक है, एंड दे आर रिक्वायर्ड इन द मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस बट मेनली इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, यानी कि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे कुछ बॉडी फंक्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन मेनली इनका जो फंक्शन होता है ये अपना फंक्शन किस में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में, यानी कि इनका सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन ही इनका मेजर फंक्शन होता है। ठीक है, बाकी ये कुछ फंक्शंस को भी, अदर फंक्शंस को भी हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल्स बट द लेवल डिफायर अकॉर्डिंग टू सेक्स, यानी कि जैसे कि यहाँ पे इनका जो लेवल होता है हार्मोन्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है और एस्ट्रोजन का फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा लेवल हाई होता है। बाकी ये है कि सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स डिस्टर्ब द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स विच रिजल्ट इन रिड्यूस सेक्स ड्राइव, लिबिडो, वेजाइनल ड्राइनेस, इनफर्टिलिटी, एक्सेसिव बॉडी हेयर, हेयर लॉस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक, कार्डियोवास्कुलर एंड बोन हेल्थ। मतलब कि यहाँ तक जैसे मैंने यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा तो वो हमने किसके बारे में पढ़ा, सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ा। अब इसकी डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इसको हम सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स
के नेम से जानते हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि जब मतलब कि जो सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स तब डिस्टर्ब होते हैं जब यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है, मान लो जैसे कि नॉर्मल प्रोडक्शन चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो है अगर वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया फिर काफ़ी ज़्यादा लो हो गया, तब यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस सेक्स ड्राइव एंड वेजाइनल ड्राइनेस, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, एक्सेसिव बॉडी हेयर यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर आना, हेयर लॉस होना, एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक यानी कि जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखना, एंड कार्डियोवास्कुलर एंड बोन हेल्थ, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, एंड बोन हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो जब कभी भी यहाँ पे जब सेक्स हार्मोन्स में डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। तो आई होप आप लोगों को सेक्स हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन एंड इसके में डिसऑर्डर्स वगैरह इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यानी कि इसका मेन इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स डिसऑर्डर्स के बारे में या फिर सेक्स हार्मोन्स के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो इनका क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो मेल्स एंड फीमेल्स में ये हमारे बेसिकली 2 टाइप से क्लासीफाइड होते हैं। फीमेल्स में मतलब कि ये हमारा क्या देखने को मिलता है, इसमें सेक्स डिसऑर्डर्स जो होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको हम PCOS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एमेनोरिया एंड हिर्सुटिज्म। तो ये 3 तरीके के मेन सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स होते हैं जो फीमेल में, जिसके बारे में हमको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेल्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, तो यहाँ पे पहला आ जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड गैनकोमैस्टिया एंड हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। तो इन 3 तरीके के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं मेल्स में, जिनके बारे में हमको यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस करना है। तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर आ जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि मेल्स में देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने से पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो टेस्टिस है मेल्स में एंड जो ओवरीज है फीमेल्स में, ये दोनों आपस में मतलब कि ये दोनों अपने हार्मोन्स को कैसे सिक्रीट करते हैं, इनमें हार्मोन्स कैसे सिक्रीट होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। तो जो हमारी बॉडी में होता है हाइपोथैलेमस सभी को पता होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या रिलीज़ करता है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को यहाँ पे सिक्रीट करता है, और तब जब यहाँ पे हमारा GnRH हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो कि हमारे होते हैं LH एंड FSH। तो यहाँ पे LH होता है वो हमारा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब ये दोनों हार्मोन हमारे रिलीज़ होते हैं बॉडी में, तो ये हमारे मतलब कि मेल्स में टेस्टिस में एंड फीमेल्स में ओवरीज में जाके क्या रिलीज़ करते हैं, टेस्टिस में रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरीज में यानी कि फीमेल्स में रिलीज़ होता है एस्ट्रोजन। तो इन दोनों के रिलीज़ होने के बाद बॉडी में ये 2 तरीक़ों के हार्मोन यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन। तो इस तरीके से आप लोग जान गए होंगे कि इन दोनों का सिक्रीशन कब होता है, जब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे सिक्रीट करती है LH एंड FSH हार्मोन्स को, एंड ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कब इसको मतलब सिक्रीट करती है, जब हमारा हाइपोथैलेमस GnRH को यहाँ पे रिलीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे इसके पास आते हैं, फिर ये हमारे रिलीज़ होते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो इस तरीके से मेल्स एंड फीमेल्स में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इसका पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं आगे, इसीलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा होने वाला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि ये हमारा होने वाला है मेल सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच मेल आर अनेबल टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन इनफ फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, पेनिस होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस टाइम पे जो पेनिस होता है मेल्स में, उसको इरेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो पेनिस होता है उसमें इरेक्शन होना बंद हो जाता है, यानी कि वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है उस टाइम पे।
यानी कि अगर मान लो जैसे कि इरेक्शन हो भी रहा है तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है या फिर एकदम से नहीं होता है, यानी कि एकदम से बंद हो जाता है इरेक्शन। इसकी वजह से यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसको नाम दिया गया है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पोर्टेंस। यहाँ पे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो दूसरा नाम होता है इसको हम इम्पोर्टेंस के नेम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि यहाँ पे जो मेल्स में पेनिस होता है उसमें इरेक्शन होता कैसे है। जैसे कि यहाँ पे जो मेल्स में पेनिस है तो इसमें जब ब्लड फ्लो, यानी कि जो इसका ब्लड फ्लो होता है, जब ये इंक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पे जो पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है। ये इरेक्शन का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, इट मीन्स पेनिस में यहाँ जो ब्लड फ्लो होता है वो एकदम डिक्रीज़ हो जाता है या फिर ब्लड फ्लो एकदम रुक जाता है। और ये ब्लड फ्लो जो पेनिस का है वो इंक्रीज़ कैसे होता है, ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये बेसिकली क्या करता है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डायलेट कर देता है, यानी कि डायलेट होने की वजह से यहाँ पे इसका जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेल्स में इरेक्शन देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इरेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली ऑल मेंस के लिए होता है, क्योंकि एज के मतलब इस पे ये नहीं बोल सकते हैं कि नेचुरली ये पार्ट ऑफ एजिंग है कि एज धीरे धीरे बढ़ती है तो उसकी वजह से होता है। मतलब कि ऐसा तो कॉमन है कि यहाँ पे ओल्डर एज धीरे धीरे होती है तो उसमें इरेक्शन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग नहीं है एक तरीके से। तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम मेन पार्ट ऑफ एजिंग नहीं बोलते हैं, बट यहाँ पे मतलब कि ये बोल सकते हैं कि हाँ ये कॉमन होता है लोगों में कि एक एज के हिसाब से यहाँ पे इरेक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ या फिर ईटियोलॉजी के बारे में कि यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब ये वाली डिसऑर्डर होता है मेल्स में तो कौन कौन से कॉजेज़ देखने को मिलते हैं, कौन कौन से रीजंस की वजह से ये कॉज होती है, ठीक है, ये डिसऑर्डर। तो सबसे पहला आ जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इसका मेन होता है। डायबिटीज़, ओबेसिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं जिनकी वजह से कॉज होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए या फिर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से ऐसा होता है। सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कि इधर उधर की दवाइयाँ खाने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। या फिर पुअर स्लीप, अच्छे से नींद ना आना है, फिर पुअर डाइट की वजह से, या फिर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से, एंड एज पे भी ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, कॉमनली अगर बात करें तो ये हो जाते हैं इसके कॉजेज़ किसकी वजह से यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल्स में देखने को मिलता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि सिम्टम्स हो सकते हैं कि डिफ़िकल्टी इन अचीव इरेक्शन, यानी कि इरेक्शन इरेक्ट होने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना। एंड ट्रबल इन मेंटेनिंग इरेक्शन, यानी कि यहाँ पे मेल्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल देखने को मिलना है इरेक्ट होने में। रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि जो उनकी जो डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर है, वो रिड्यूस हो जाना, यानी कि कम हो जाना। अब इसके हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में कि बेसिकली ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये कैसे कॉज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है कि ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो जो हमने कॉजेज़ बताए उसकी वजह से बेसिकली ये मेनली कॉज होता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि यहाँ पे डिक्रीजेज इन नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है मेनली कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसी की वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है पेनिस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ही यहाँ पे कम हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो होगा वो पेनिस में इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे रुक जाएगा या फिर इनहिबिट हो जाएगा, फिर बहुत ही कम होगा, माइन्यूट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है वो पेनिस में डिक्रीज़ हो जाता है और यहाँ पे इरेक्शन जो होता है वो मेल्स में कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेक्शन डिसफंक्शन इसलिए देखने को मिलता है जब यहाँ पे पेनिस में ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हो जाती है इसकी पैथोजेनेसिस, बहुत ही सिंपल सी है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देख लेते हैं कि इसकी वजह से, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला आ जाता है अनसेटिस्फैक्ट्री सेक्शुअल लाइफ, यानी कि अगर यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी कि अनसेटिस्फैक्शन हो जाएगी सेक्सुअल लाइफ में। बाकी यहाँ पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, एम्बैरसमेंट, लो सेल्फ स्टीम देखने को मिलेगा, मैरिटल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ आ सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस। अब यहाँ पे इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ मतलब कि मेडिकेशन करवा सकते हैं, जैसे कि फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी होती
होती हैं सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल एंड वर्डेनाफिल। तो इस तरीके की यहाँ पे मेडिकेशन करवा सकते हैं। बाकी नॉन मेडिकेटेड जैसे कि हेल्दी डाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज, स्मोक, अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड डिजीज़ के बारे में, जो कि हमारी होने वाली है गाइनोकोमास्टिया। ठीक है, तो ये जो गाइनोकोमास्टिया होता है ये भी हमारी एक तरीके की मेल सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि गायनोकोस्टोमिया में ये रेफ़र करता है कि इसमें जो मेल ब्रेस्ट होता है, यानी कि जो मेल का जो ब्रेस्ट होता है उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो साइज़ में बढ़ जाते हैं। अगर टिश्यूज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे, टिश्यू का साइज़ बढ़ेगा, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मेल का जो ब्रेस्ट होता है उसका भी साइज़ यहाँ पे इनलार्ज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अब ये बेसिकली मतलब कि किसी भी एज में हो सकता है, यानी कि किसी भी एज में, मेल की किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन प्रिविलेंट अगर इसकी बात करें कि मेनली ये कब होता है, या फिर जब इन्फेंट मतलब कि इन्फेंसी में, या फिर प्यूबर्टी एंड ओल्डर एज में ये काफ़ी ज़्यादा अकर होता है गायनेकोमास्टिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो मेल ब्रेस्ट होता है उसके टिश्यूज़ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका, उनके जो मेल जो ब्रेस्ट होता है उनका वो इनलार्ज हो जाता है। अब इसके कुछ हमारे कॉजेज़ आ जाते हैं जिन जिन की वजह से ये हमारा कॉज़ होता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो मेल है अगर उसमें जो मतलब कि जो उनका जो हार्मोन होता है अगर वो इम्बैलेंस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, फिर बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उनके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं उनकी वजह से भी हमारा कॉज़ होता है। सेकेंड आ जाता है सर्टेन मेडिकेशन, यानी कि कुछ मेडिकेशंस होते हैं, सर्टेन मेडिकेशन जिनकी वजह से हमारा कॉज हो सकता है। थर्ड आता है मेडिकल कंडीशन, यानी कि उनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से ये कोमेस्टिया जो है ये मेल्स में कॉज हो जाता है। अब इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो जैसे कि ड्यू टू वेरियस इटोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो इसके कॉजेज़ हैं ये इसके कॉजेज़ पे ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इन कॉजेज़ की वजह से ये हमारा कॉज मतलब कि ये कंडीशन आ जाती है। इसमें क्या होता है कि चेंज इन बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो मेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उनमें चेंजेस आने लगते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, यानी कि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो आपस में इम्बैलेंस होने लगते हैं। अब जैसे कि मेल्स में यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट होता है, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब मान लो जैसे कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रही है, तो हमारी जो बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा काम हमारे मतलब उनमें एक हाइपर एक्टिविटी होती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका जो ब्रेस्ट साइज़ होता है मेल्स में वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपर एक्टिविटी होगी ऑर्गन सिस्टम में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसके जो टिश्यूज़ होते हैं ब्रेस्ट के, उसमें क्या होता है कि वो इनलार्ज होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मेल्स का जो ब्रेस्ट होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे साइज़ में बढ़ने लगता है, और फिर यहाँ पे कॉज हो जाती है गाइनोकोमास्टिया। ठीक है, तो ये रीज़न होता है इसका, मतलब ये पूरी पैथोजेनेसिस होती है इसकी। तो अब अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, तो जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट, यानी कि जो मेल है अगर उनके उनके जो दोनों ब्रेस्ट है अगर एक में काफ़ी मतलब कि एक लार्ज होगा, या फिर एक दोनों ब्रेस्ट जो है वो मतलब कि लार्ज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो पता चलता है। इसकी वजह से ये एक सिम्टम्स हो सकता है कि उनके ब्रेस्ट में चेंजेस नज़र आते हैं, वो थोड़ा सा इनलार्ज दिखते हैं, यानी कि बड़े दिखते हैं। स्वेलो ब्रेस्ट टिश्यूज़, यानी कि उनके जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं वो स्वेलो हो जाते हैं, यानी कि अगर जब फूल जाएंगे तो वो ऑलरेडी इनलार्ज दिखेंगे। अब इसको यहाँ पे ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो ट्रीट करने के लिए यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, मेडिकेशन वगैरह करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, वेट मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाता है सेकेंड सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर मेल्स का। अब यहाँ पे थर्ड आ जाता है हाइपोगोनैडिज्म। अब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मतलब कि मेल सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है कि हाइपोगोनाडिज्म इन मेल्स रेफर टू अ कंडीशन इन विच टेस्टिस प्रोड्यूस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जैसे कि यहाँ पे जो मेल है वो क्या
कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन यहाँ पे जब हाइपोगोनाडिज्म वाली कंडीशन आ जाती है तो इसमें जो टेस्टिस होता है मेल का वो इनसफिशेंट, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन चाहिए उतना अमाउंट टेस्टोस्टेरॉन नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से यहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन मिलता है। इसकी वजह से इस हार्मोन की कमी हो जाती है मेल्स में। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, तो ये एक तरीके का प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है, इसकी यहाँ पे बॉडी में कमी हो जाती है। अब ये बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं हाइपोगोनाडिज्म। एक होता है यहाँ पे प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म और एक होता है सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोगोनाडिज्म कॉज होता है? पहला आ जाता है यहाँ पे जेनेटिक कंडीशन, यानी कि थोड़ा सा जेनेटिक पे डिपेंड करता है। फिर आता है टेस्टिकुलर इंजरी, यानी कि जो टेस्टिस होता है उसमें अगर किसी टाइप की भी इंजरी होगी या फिर किसी टाइप की डिजीज़ होगी तो यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरॉन है उसी से तो यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है उसका, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कम रिलीज़ होगा, ठीक है। फिर आता है टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, यानी किसी टाइप का टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया, फिर पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी कि डाइट में कोई कमी हो गई, सर्टेन मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, एजिंग की वजह से हो सकता है, हाइपोगोनाडिज्म कॉज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में देखें तो इसकी छोटी सी पैथोजेनेसिस है। यहाँ पे जो हमने कॉजेज़ पढ़े हैं ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती है। इसके पैथोजेनेसिस मतलब इन सभी कॉजेज़ ईटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपोगोनाडिज्म कॉज हो जाता है। तो ये हो जाती है इसकी पैथोजेनेसिस। अब यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि रिड्यूस लिबिडो, यानी कि सेक्स ड्राइव जो होती है वो कम हो जाती है, इसको यहाँ पे हम लिबिडो बोलते हैं। एरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे इरेक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि पेनिस में जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा तो यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज होता है। फैटिगनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। डिक्रीज मसल्स मास जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। बॉडी हेयर कम हो जाते हैं। गायनोकोमास्टिया हो जाता है। मूड स्विंग्स वगैरह आने लगते हैं। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ सिम्टम्स हाइपोगोनाडिज्म के। आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे तीन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि हमारे यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, गायनोकोमास्टिया एंड हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फीमेल्स के बारे में। और यहाँ पे जो हाइपोगोनाडिज्म है इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं कुछ इन तरीक़ों से, ऐसे कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, वेट मैनेज कर सकते हैं, एंड ट्रीटिंग ऑफ अंडरलाइन कॉजेज़, यानी कि जो अंडरलाइन कॉजेज़ हैं उनको ट्रीट करा सकते हैं और मेडिकेशन वगैरह करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हाइपोगोनाडिज्म को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल्स में बेसिकली हमारे यहाँ पे तीन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको यहाँ पे इसका जो मेन है वही हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हमारा आ जाता है PCOS, जिसको यहाँ पे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नेम से जानते हैं, ठीक है। अब इट इज़ एन हार्मोनल डिसऑर्डर दैट मेनली अफेक्ट द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि जो वुमेन्स की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, यानी कि जैसे रिप्रोडक्टिव एज धीरे धीरे उनकी जो इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम पे ये डिसऑर्डर हमारा कॉज होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं पॉलीसिस्टिक मतलब होता है कि ओवरी में एक तरीके की सिस्ट बन जाना, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होता है कि वुमेन की जब रिप्रोडक्टिव एज होने लगती है धीरे धीरे तो उस टाइम पे ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है। अब बेसिकली अफेक्ट क्यों करता है? इट इज़ ऑफन कैरेक्टराइज बाय इर्रेगुलर प्रोलॉन्ग्ड और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड और एक्सेस मेल हार्मोनल लेवल एंड्रोजन इंक्रीजेस, यानी कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो वुमेंस में क्या होता है कि इरेगुलर, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं तो वो उनका काफ़ी लंबे समय तक या फिर उनमें एब्सेंस हो जाती है, रुक जाते हैं, या फिर मतलब बीच बीच में नहीं आते हैं, या फिर आते भी हैं तो वो रेगुलर आते रहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पे PCOS जैसी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, यानी कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि या फिर यहाँ पे एक्सेस मेल हार्मोन लेवल, यानी कि उनका जो एंड्रोजन होता है उसकी जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी वजह से भी कॉज होता है। इन PCOS वुमेन सेक्स हार्मोन आर आउट ऑफ बैलेंस दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो PCOS में इस कंडीशन में क्या होता है कि वुमेन्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरी में क्या होता है सिस्ट टाइप की डेवलप होने लगती है धीरे धीरे।
ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोल देते हैं। अब ये कॉज किस वजह से होता है? सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स, सेकंड आता है एंड्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाना, रेजिस्ट हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी, इम्बैलेंस बिटवीन FSH एंड LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से भी ये PCOS वुमेन्स में कॉज हो जाता है। अब यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि पहला आ जाता है इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि टाइम पे पीरियड्स ना आना या फिर रुक जाना, एक्सेसिव फेशियल हेयर्स काफ़ी ज़्यादा आना, इनफर्टिलिटी, हैसिटिज्म, ठीक है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एंग्जाइटी, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा मतलब जब PCOS किसी को होता है तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस में जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ कॉजेज़ पढ़े, तो ये सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं, ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। इनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टिविटी होने लगती है, यानी कि यहाँ पे जो इंसुलिन होता है वो रेजिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो FSH एंड LH हार्मोन होते हैं वो उनका जो सिक्रेशन होता है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंड्रोजन है उसका भी सिक्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे हार्मोन जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे PCOS कॉज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी सिंपल सी पैथोजेनेसिस। और अब इसके हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें कि PCOS होने की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी हो जाता है, एमेनोरिया हो जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है। इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डायबिटीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड यहाँ पे डिप्रेशन, हेरिसिटिज्म, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करें डेली, गुड डाइट यानी कि अच्छी डाइट लें, मेलफॉर्मिन मतलब कि अगर मेडिकेशन करवाना है तो मेलफॉर्मिन लें, बर्थ कंट्रोल पिल्स लें, सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो आई होप आप लोगों को इसमें एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन में, मेल्स एंड फीमेल्स में। ठीक है, तो इसमें आप मेनली PCOS एंड एरेक्टाइल डिसफंक्शन, गायनोकॉस्टोमिया एंड हाइपोगोनाडिज्म, ये चार हैं मेन हमारे, जिनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके मैंने आप लोगों को सभी कुछ बता दिया है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।